हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इससे पहले ब्लॉक 1 जो था ईवीएस का जो कोर्स है हमारा बीए फर्स्ट ईयर का, जिसका कोर्स कोड है BEVAE 181। तो इससे पहले जो वीडियो थी ब्लॉक 1, उसमें हमने 3 चैप्टर्स उसमें कवर किए थे। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि ये पूरा का पूरा जो आपको कोर्स है ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। इसीलिए हमने आज ब्लॉक 2 जो है शुरू करने जा रहे हैं, और ब्लॉक 2 में चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 आज इस वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। ये सारे चैप्टर हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। तो पहले 3 चैप्टर हमने ब्लॉक 1 में पहली वीडियो में हमने किया थे। आज ये दूसरी वीडियो है, और इसमें जो चैप्टर 4 है उसका जो टाइटल है वो है लैंड एंड वाटर रिसोर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड, कि अर्थ के ऊपर कितना परसेंट जो सरफेस है जो लैंड से कवर्ड है। तो इसमें 29% एरिया जो है अर्थ का वो लैंड से कवर्ड है, और इसके अलावा जो 71% रेस्ट जो बचता है वो हमारा वाटर बॉडी से कवर है। यानी कि 71% एरिया जो है वो वाटर बॉडीज हैं, और 29% एरिया जो है वो हमारा लैंड सरफेस है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज। सबसे मेजर फैक्टर कौन सा है जिसमें हमारी लैंड को ज़्यादा इफेक्ट होता है, लैंड यूज होती है। तो रेनफॉल नहीं है। दूसरा है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से भी लैंड सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसके अलावा सॉयल, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, तो इसकी वजह से भी हमारी लैंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इसका मतलब बोथ बी और सी, यानी कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ सॉयल, क्लाइमेट और टोपोग्राफी, ये 2 फैक्टर हैं, 2 अलग अलग फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी लैंड ज़्यादा इफेक्ट होती है। एक फैक्टर जो है वो है जैसे लैंड यूज डिपेंड अपॉन द फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर्स में हमारे सॉयल, क्लाइमेट और रिलीफ, और इसके अलावा जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उसमें हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चर और टेक्नोलॉजी। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर। तो अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर कितना है, कितने परसेंटेज में जो है हमारा फ्रेश वाटर है। तो वो मोस्टली हमारा 3% जो है हमारा फ्रेश वाटर है, और वो फ्रेश वाटर जो है वो भी हमारा जो आइस कवर्ड एरिया हैं, जहाँ जो आइस कैप एरिया हैं वो हमारा फ्रेश वाटर है। इसके अलावा जो रेस्ट जो 97% वाटर है वो सलाइन है, यानी कि वो नमकीन पानी है जो हमारा ओशंस में या सीज में है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज। सबसे बड़ा सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का। जैसे मैंने पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया कि 3% पानी जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो ये सारा पानी जो है ये किस फॉर्म में है, तो ये सारा फ्रेश वाटर जो है ग्लेशियल और आइस कैप्स की फॉर्म में है, तो जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ जो फ्रेश वाटर है। तो नियरली जो 69% जो फ्रेश वाटर है वो हमारे ग्लेशियर्स पे है, यहाँ जो पोलर आइस कैप एरियाज हैं वहाँ पे हमारा मोस्टली जो है फ्रेश वाटर है 69%। इसके अलावा विच ऑफ दीज प्रैक्टिस हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि लैंड रिसोर्सेज को बचाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी प्रैक्टिस जो है ये 4 ऑप्शंस में दी गई हैं। तो ओवर ग्रेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा पशुचारण करना, तो ये भी नहीं है। टेरेस फार्मिंग होता है, पहाड़ों पे सीढ़ी नुमा खेत बनाना, तो ये हमारा टेरेस फार्मिंग ये है, ये सॉइल लैंड रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रैक्टिस है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन होती है, वनों की कटाई, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसमें भी हमारी लैंड डिग्रेड होती है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारा टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग यानी कि ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, खासतौर पे हिली एरियाज में या हिली स्लोप्स पे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, वाटर स्कार्सिटी कैन बी काज्ड बाय। पानी की कमी किस वजह से होती है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है ये भी।
इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से, ये भी सही उत्तर है। इसके अलावा पोल्यूशन ऑफ द वाटर सोर्सेस, और पानी को पोल्यूट करना, ये भी हमारे लिए पानी की कमी को जो है दर्शाता है। तो ये कहने का मतलब जो डी पार्ट है ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे पानी की कमी होती है। यानी कि जो पानी की कमी का कारण है ओवर यूज करना वाटर को, और अनइवन अवेलेबिलिटी जो होती है वाटर की, और दूसरा पोल्यूशन जो है, वाटर पोल्यूशन जो है, ये मेन कारण है। इसके अलावा 7th क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंजर्विंग रेन वाटर इन द अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में वाटर की कंजर्वेशन के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है? सबसे पहला, जैसे डैम्स हैं, तो डैम्स हर एरिया में नहीं होते। बोरवेल्स हैं, बोरवेल्स भी हर एरिया में नहीं डेवलप कर सकते। ऐसे ही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। शहरों में क्या कर सकते हैं हम? रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके, रेन वाटर को स्टोरेज करके, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वेल्स हैं, तो वेल्स भी हर एरियाज में नहीं मिलते। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये अकेला मेन सोर्स है जो रेन वाटर को स्टोर करके हम फ्यूचर यूज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड डिग्रेडेशन मीन्स। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड जो है किस तरह से हमारी खराब होती है? तो इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होने की वजह से, या डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लैंड की जो क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, या यूज ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, लैंड का इंडस्ट्रीज के लिए यूज होना, या कल्टीवेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल, या फर्टाइल सॉइल को हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। जब लैंड की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन किन वजहों से होता है? ये होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग और ओवर यूज ऑफ केमिकल की वजह से। इन वजहों से जो है जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की या क्वालिटी है जो लैंड की वो डिग्रेड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार। किस नदी को सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है? क्योंकि अक्सर जो है इस नदी पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं। तो गंगा है, कोसी है, यमुना है, या ब्रह्मपुत्र है। तो कोसी जो है इसको हम फेमाइन जोन ऑफ बिहार भी कहते हैं, सॉरी सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। कोसी रिवर जो है इसमें अक्सर फ्लड आते हैं जिसके कारण जो है बहुत सारी लैंड या सेटलमेंट्स जो है वो डैमेज होती हैं बिहार में। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर वाटर कंजर्वेशन। कौन सा मेथड नहीं है इसमें जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकें? जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट, इसके द्वारा हम वाटर को सेव करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के द्वारा भी करते हैं। ओवर इरिगेशन ऑफ द फील्ड, अगर खेतों को ओवर इरिगेट किया जाए, यानी कि जितने खेतों को पानी चाहिए उससे ज़्यादा अगर पानी छोड़ा जाए तो उसको हम वाटर कंजर्वेशन में नहीं इंक्लूड करते। तो ओवर इरिगेशन ऑफ द फील्ड यानी कि खेतों में ज़्यादा जो है सिंचाई कर देना, इरिगेशन कर देना, उससे क्या होता है वाटर की वेस्टेज होती है, जिससे वाटर लॉगिंग कंडीशंस पैदा होती हैं, या सैलिनिटी जो है जो हमारी क्रॉप्स होती हैं सैलिनिटी में वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा अब ये ब्लॉक 4 था। ब्लॉक 4 के बाद अब हमारा ब्लॉक 5, सॉरी ब्लॉक 2 में से हमने किया था चैप्टर 4, अब हमारा चैप्टर 5 आ गया जो फॉरेस्ट रिसोर्स है। यानी कि ये भी ब्लॉक 2 में से ही, जो ब्लॉक 2 है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 चैप्टर किया, अब 5th चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्स। अब इसमें क्वेश्चंस लेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो हम डायरेक्ट फॉरेस्ट से नहीं लेते? जैसे टिम्बर है, फ्यूल वुड है और मेडिसिन, ये सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्ट जो है फॉरेस्ट से मिलती हैं। जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फ्यूल है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो हमें प्लांट से नहीं मिलता। तो फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, फ्यूल वुड मिलता है, गम, रेसिन, फ्रूट्स या मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो हमें प्लांट से नहीं मिलता, बल्कि वो अर्थ इंटीरियर से मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग ट्रीज विदाउट रिप्लांटिंग इज कॉल्ड। अगर हम पेड़ों को काटते हैं लेकिन उसकी जगह रीप्लांटिंग नहीं करते, पेड़ों को लगाते नहीं हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री।
तो जो करेक्ट आंसर है वो डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जब हम पेड़ों को रिमूव कर देते हैं, काट देते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, जबकि उसके बदले में हम लगाते नहीं हैं, तो जिससे क्या होगा, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है उससे क्रिएट होते हैं। तो कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज विदाउट रीप्लांटिंग इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज विद हाई रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। कौन से फॉरेस्ट एरियाज हैं या कौन से फॉरेस्ट हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। तो वो अकेले एक फॉरेस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है अकेले सोर्सेज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रेनफॉल होती है। ट्रॉपिकल डेसिडियस या थॉर्न फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट में रेनफॉल कम होती है एज कंपैरेटिव टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, चिपको मूवमेंट 1973 वाज मेनली रिलेटेड टू। चिपको मूवमेंट क्या चीज़ है? चिपको मूवमेंट था फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, ये एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चमोली डिस्ट्रिक्ट जो एक यूपी में पड़ती है, तो वहाँ पे प्लांट्स को, खासतौर पे जो वुमेन थी, जो वुमेन लीडर थी गौरा देवी, उनने प्लांट्स को हग किया ताकि कोई भी प्लांट्स को काट ना सके। तो वो प्लांट्स को काटने, जो ट्रीज जो कटिंग कर रहे थे जो वहाँ पे, तो उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की गई, उसको नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। तो ये चिपको मूवमेंट जो है ये बेसिकली कौन सी मूवमेंट है? प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटने से बचाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। जिसमें क्या किया गया, जो विलेजर्स थे वो हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट, कि सारे गांव के लोगों ने पेड़ों को हग किया ताकि कोई उनको काट ना सके। और मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया, और हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी एक फॉरेस्ट मूवमेंट रही जिसके कारण जो है फॉरेस्ट की कटिंग को बचाया गया। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सा फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है जो नॉन टिम्बर है? कौन सा ऐसा ट्री है? इसमें बैम्बो ट्री है, सैंडलवुड है, टीक वुड है या रोजवुड है? तो सैंडलवुड, टीक वुड और रोजवुड ये सारे टिम्बर हैं, लेकिन बैम्बो जो है ये टिम्बर नहीं है, क्योंकि बैम्बो जो है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें बैम्बू है, हनी है, गम है, फ्रूट्स हैं या मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये टिम्बर के लिए इस्तेमाल नहीं होते। टिम्बर वो होते हैं जिसके लकड़ी को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द। फॉरेस्ट क्या चीज़ें मेंटेन करते हैं? तो फॉरेस्ट वाटर साइकिल को भी मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन साइकिल को भी मेंटेन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये फॉरेस्ट हमारे मेंटेन करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट ही सॉइल को कंजर्व भी करते हैं, वाटर को रेगुलेट भी करते हैं, एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस भी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज। इंडिया का कितना जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है? तो वो 24% अप्रॉक्सीमेटली एरिया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक, कि जो 24% एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड है इंडिया का, जबकि जो फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि उसके मुताबिक जो है 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, जबकि ये परसेंटेज हमारी कम है। विच ऑफ दीज इज थ्रेट टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। किसकी वजह से फॉरेस्ट को थ्रेट है? एफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, सोशल फॉरेस्ट्री की वजह से या एग्रो फॉरेस्ट्री की वजह से? तो एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना, ओवरग्रेजिंग होता है पशुओं को अधिक चराना, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री ये दोनों फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ओवरग्रेजिंग ही अकेला फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट कवर को नुकसान होता है। तो ओवरग्रेजिंग क्या करते हैं, इससे डैमेज होती है हमारी वेजिटेशन और हमारे जो प्रिवेंट द नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट की रीजनरेशन होती है तो वो भी इसमें उसको रुकावट मिलती है। इसके अलावा सोशल फॉरेस्ट्री का मेन एम क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री किसके लिए काम करती है या क्या काम करती है? तो सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो क्या करती है, मीटिंग लोकल नीड्स ऑफ फ्यूल वुड एंड फॉडर। अगर किसी लोकल को फ्यूल वुड या फॉडर या चारा चाहिए हो तो सोशल फॉरेस्ट्री उसको ये चीज़ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा
सोशल फॉरेस्ट्री क्या करते हैं, इन्वॉल्विंग द प्लांटिंग ट्रीज ऑन द कम्युनिटी लैंड, कि कम्युनिटी की लैंड पे ही वो क्या प्लांटेशन करती है और रूरल नीड्स को पूरा करने के लिए, ताकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, तो लोगों से ही लैंड ली जाती है और उसी पे फॉरेस्ट लगाया जाता है ताकि वो लोग उस फॉरेस्ट को फ्यूल वुड के लिए या फॉडर के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश जो है ये सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इसके अलावा 2 स्टेट्स और हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर भारत का सबसे ज़्यादा है। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर ब्लॉक 2 में ही सब चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड सर्विसेज। तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। कंजम्पटिव यूज ऑफ वैल्यू, हाँ कंजम्पटिव यूज जो है वो बायोडाइवर्सिटी होती है, एस्थेटिक वैल्यू भी है बायोडाइवर्सिटी की, कल्चरल वैल्यू भी है, मैकेनिकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि कंजप्टिव जो वैल्यू है वो क्या है, फूड है, मेडिसिन है, इसके अलावा जो एस्थेटिक वैल्यू है उसमें हमारा, जहाँ कल्चरल वैल्यू जो है उसमें हमारे जो है सोशल नॉर्म्स आते हैं, एथिकल वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वैल्यू जो है बायोडाइवर्सिटी से हमें नहीं मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रेफर्स टू रीजन्स दैट आर, अब हॉटस्पॉट्स कौन से एरियाज हैं, हॉटस्पॉट्स हम बोलते हैं जो क्रिटिकल एरिया हैं फॉर ग्लोबल कंजर्वेटिव एफर्ट्स, कि जिन फॉरेस्ट एरियाज को, जिन बायोडाइवर्सिटीज को बचाने के लिए जो है हम एफर्ट कर रहे हैं, तो उस क्रिटिकल एरिया को हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो हॉटस्पॉट्स हो गए द रिच इन एंडेमिक स्पीसीज अंडर थ्रेट, वो ऐसी स्पीसीज जो उस बायोडाइवर्सिटीज में जिसको थ्रेट है, यानी कि हॉटस्पॉट्स वो एरियाज हैं जहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस एंड एंडिज्म बट फेसिंग स्वेयर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन कम्युनिटी, तो ह्यूमन कम्युनिटी से जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है और जो स्पीसीज लगातार ख़त्म हो रही हैं उसको बचाने के लिए जो है हमने वर्ल्ड में कुछ एरियाज हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट्स कंसीडर किया है ताकि उन एरियाज को, उन स्पीसीज को बचाया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहते हैं इनडायरेक्ट यूज ऑफ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का इनडायरेक्ट यूज क्या है। सबसे पहले फायरवुड कलेक्शन, ये तो डायरेक्ट यूज है। इसके अलावा टिम्बर हार्वेस्टिंग, ये भी डायरेक्ट यूज है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ये इनडायरेक्ट यूज है बायोडाइवर्सिटी का। फिशिंग भी डायरेक्ट यूज है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द फॉरेस्ट से हमें सबसे जो मेन चीज़ जो इनडायरेक्ट तौर से मिलती है वो है हमारी ऑक्सीजन। तो इनडायरेक्ट वैल्यू जो है जिसमें हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होता है वो है क्लाइमेट रेगुलेशन, ऑक्सीजन रिलीज, वाटर प्यूरिफिकेशन और सॉइल फर्टिलिटी। तो ये इनडायरेक्ट यूज है हमारे बायोडाइवर्सिटीज के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रेड ग्रुव्स आर कंजर्व्ड मेनली ड्यू टू, अब सैक्रेड ग्रुव्स क्या होते हैं, जिसमें लोकल कम्युनिटी जो है अपने एरियाज में जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनकी हंटिंग और लॉगिंग को जो है उन्होंने प्रोहिबिटेड किया है, यानी कि उस एरियाज में अगर कोई भी हंटिंग करता है तो उसको जो है वो रोका जाता है। तो इसको हम रिलीजियस बिलीफ के तौर पे मानते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं उनका रिलीजियस बिलीफ है या उनको वो रिलीजियसली उनके लिए वो बड़े सैक्रेड चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है उनको फॉरेस्ट को कटिंग करने के लिए और जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये जो कम्युनिटीज़ हैं, लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं ये सैक्रेड ग्रुप्स बनाती हैं। तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, एक फॉरेस्ट पैचेज हैं, एक फॉरेस्ट ऐसे एरियाज़ हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ उनको प्रिजर्व करती हैं। किसके लिए करते हैं, क्योंकि वो अपना कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसमें, ताकि वो इससे क्या हो रहा है, इससे जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी प्रोटेक्ट होती है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इथिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इथिकल वैल्यू क्या है। इथिकल वैल्यू का मतलब होता है कि
वर्थ और डिजर्व टू एग्जिस्ट, कि हर प्राणी को, हर लाइफ को जो है जीने का अधिकार है। तो इसको हम इथिकल वैल्यूज कहते हैं। तो ऐसे ही जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी भी एक इथिकल वैल्यू है कि उसको बचाया जाए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम काम करें। तो टूरिज्म जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे जो इथिकल वैल्यू में बायोडाइवर्सिटी में वो कहते हैं कि टूरिज्म है, टूरिज्म नहीं है। प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फॉर देयर ओन राइट टू एग्जिस्ट, कि हर स्पीसीज का अपना राइट है उसको जीने का। तो हम उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज ना करें, उनको डिटेरेट ना करें, उनको ख़त्म ना करें, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस के लिए हमें उनको बचाएं। तो प्रोटेक्टिंग स्पीसीज फॉर देयर ओन राइट टू एग्जिस्ट, हर स्पीसीज का अपना राइट है जीने का। तो इथिकल वैल्यू का मतलब होता है एम्फेसाइज दैट ऑल लिविंग बींग्स हैव टू लिव, कि हर लिविंग बींग को जीने का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ द ह्यूमन यूज़, कि हम उसका यूज़ करें इससे पहले हम उसकी लाइफ को देखें। टर्म इकोसिस्टम सर्व्स इंक्लूड, हम इकोसिस्टम वर्ड का मतलब क्या है, इकोसिस्टम क्या सर्व करता है। इकोसिस्टम से हमें मिलता है फूड, फाइबर, मेडिसिन, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम से प्रोवाइड होती हैं। तो इकोसिस्टम सिर्फ ओनली टिम्बर या फ्यूल वुड प्रोवाइड नहीं करता या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये हमें फूड, फाइबर, मेडिसिन, क्लाइमेट रेगुलेशन और पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है एक इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। तो इकोसिस्टम ये सारी चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है इसका ह्यूमन के लिए होता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू एग्रीकल्चर बाय, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से एग्रीकल्चर को भी कंट्रीब्यूट करती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इंक्रीज जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, रिड्यूसिंग पॉलिनेशन या लिमिटिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रीजिंग जेनेटिक रिसोर्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है अल्टीमेटली वो हमारी क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए एक जेनेटिक रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि जो वाइल्ड जो रिलेटिव क्रॉप्स होती हैं उसमें जीन्स होते हैं, वो जीन्स हमें क्रॉप को रेसिस्ट करती हैं या अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो फूड जो है उसको सिक्योर किया जाए, यानी कि वो बाहर से कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है वो क्रॉप्स में एंटर ना करे, ताकि फूड क्रॉप्स जो हैं वो सिक्योर हैं। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है ये उसमें कंट्रीब्यूशन देती है। इसके अलावा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यू। कहते हैं प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, कि जो फॉरेस्ट हैं उनका जो प्रोडक्टिव यूज है वो क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करना, इससे हमें कोई इनकम सोर्स नहीं मिलता। एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, कि हम जो मेडिसिनल प्लांट है इसको एक्सपोर्ट करके जो है अर्निंग करते हैं, तो उसको हम प्रोडक्टिव यूज कहते हैं। तो इसके अलावा स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है फॉरेस्ट की, इको टूरिज्म भी है, लेकिन जो प्रोडक्टिव यूज है वो सिर्फ यही है कि एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। क्योंकि जो प्रोडक्टिव यूज है उसका मतलब है कि कमर्शियल ट्रेड हम बायोडाइवर्सिटी का क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टिम्बर है, मेडिसिन है, सिल्क है, या ये चीज़ें जो है हम सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्टिव यूज है। इसके अलावा आता है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म किससे रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इको टूरिज्म क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, ये हमारी एक एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। कंजप्टिव सोशल वैल्यूज या प्रोडक्टिव वैल्यू तो फॉरेस्ट की या बायोडाइवर्सिटी की होती है, लेकिन इको टूरिज्म किस लिए होता है, एस्थेटिक वैल्यू। यानी कि एस्थेटिक वैल्यू किसको बोलते हैं, कि हम अगर टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे उस जगह की ब्यूटी, उस जगह की रिक्रिएशन, उस जगह का टूरिज्म या वहाँ पे नेचर का एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं और इसी का नाम है इको टूरिज्म। इसके अलावा 10th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम क्या चीज़ हमें सर्विस नहीं देता, पॉलिनेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिफॉरेस्टेशन। पॉलिनेशन बायोडाइवर्सिटीज में ही होता है, इकोसिस्टम में ही होता है। क्लाइमेटिक रेगुलेशन भी इकोसिस्टम में होता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी इकोसिस्टम में होता है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये नहीं होता। डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन मेड, जो आदमी जो करता है, तो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन फैक्टर है। तो डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, वो इकोसिस्टम की सर्विस को डिस्ट्रॉय करता है।
और इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है हमें पॉलिनेशन, क्लाइमेटिक रेगुलेशन और न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये इसका काम है। इसके अलावा लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारा सेवन्थ चैप्टर, जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेज। तो ब्लॉक 2 में जो लास्ट चैप्टर अब लेने जा रहे हैं, जिसका जो टॉप टाइटल है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसको हम रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं? कोल, पेट्रोलियम, सॉइल एनर्जी या नेचुरल गैस। कोयल जो है वन टाइम यूज करने पे खत्म हो जाता है, इसी तरह से पेट्रोलियम भी नॉन रेन्यूएबल है। सोलर एनर्जी जो है वो रेन्यूएबल सोर्स है, नेचुरल गैस भी नॉन रेन्यूएबल है। तो यानी कि इसमें जो रेन्यूएबल सोर्स है वो सिर्फ हमारी सोलर एनर्जी है, क्योंकि रेन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं जिसको हम कंटिन्यू रिप्लेनिश कर सकते हैं और नेचुरली इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। जैसे सोलर है, विंड है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इनको, ये रेन्यूएबल सोर्स है, इनको दोबारा से हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस जो है ये नॉन रेन्यूएबल है, एक बार यूज़ किया, वन टाइम यूज़ किया, उसके बाद ये वैनिश हो जाते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज, जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे, वो अकेला एक सोर्स है, दैट इज ए सोलर रेडिएशंस। ठीक है ना, जैसे विंड है, सोलर रेडिएशंस है, जियोथर्मल हीट है, बायोमास है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है, वो है हमारा सोलर रेडिएशंस। क्योंकि सन क्या करता है, ड्राइव द मोस्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस, सारे नेचुरल प्रोसेस सन के द्वारा होता है, चाहे वो विंड है, चाहे वो रेनफॉल है, हाइड्रो पावर है, प्लांट ग्रोथ है, बायोमास है, जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे ओरिजिनेट हमारे सोलर एनर्जी से होते हैं। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, विच फ्यूल इज नोन एज ए ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किस फ्यूल को कहते हैं हम? तो ब्लैक गोल्ड जो है वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या यूरेनियम। तो इसमें जो ब्लैक गोल्ड है वो हमारा पेट्रोलियम है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये एक ब्लैक गोल्ड है, बिकॉज इसका ब्लैक कलर होता है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू सबसे हाई है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे डेड रिमेन से हमें मिलते हैं। तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं ये हमें फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, जबकि यूरेनियम जो है वे अर्थ एलिमेंट से मिलता है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स या एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स होते हैं वहाँ से मिलता है। तो कोल, ऑयल, गैस जो है ये सारा हमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, जबकि जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है, ये हमें फॉसिल फ्यूल से नहीं मिलता। इसके अलावा जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, सबसे बड़ा सोर्स क्या है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का? तो वो है सोलर पावर है, थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है या न्यूक्लियर पावर है। तो सबसे मेन सोर्सेज जो है हमारा वो है थर्मल पावर, यानी कि कोयले से जो बिजली हमें मिलती है। तो इंडिया जो है मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स। तो जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स हैं वहीं से सबसे ज़्यादा हम एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो रेन्यूएबल सोर्स हैं वो अभी धीरे धीरे गोइंग रैपिडली, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग। विंड एनर्जी किस चीज़ को कन्वर्ट करके हमें मिलती है? तो विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग एयर। तो जो मूविंग एयर है उससे हम काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसी काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो विंड है इससे टर्बाइंस कैप्चर होती हैं मूविंग एयर के द्वारा, जिससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच एनर्जी रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड क्लीनेस्ट अमॉन्ग फॉसिल फ्यूल्स। किस एनर्जी रिसोर्स को सबसे क्लीन एनर्जी रिसोर्स माना गया है फॉसिल फ्यूल्स में? जैसे कोल है, कोल में भी स्मोक निकलती है, पेट्रोलियम में भी पोल्यूशन होता है, डीजल में भी पोल्यूशन होता है। एक नेचुरल गैस अकेला सोर्स है जिससे हमें किसी तरह की बर्निंग से कोई भी गैस जो है रिलीज नहीं होती या किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता, इसको हम क्लीन एनर्जी सोर्स कहते हैं। तो नेचुरल सोर्स जो है बर्न मोर एफिशिएंटली, ये बड़ा एफिशिएंटली बर्न होता है, रिलीज फ्यूअर पोल्यूटेंट्स कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल और पेट्रोलियम और डीजल से कंपैरेटिवली सबसे कम पोल्यूटेंट्स जो है वो नेचुरल गैस करती है।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोथर्मल एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो जियोथर्मल एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, किस तरह से ड्राइव होती है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अर्थ के इनसाइड से प्रोड्यूस होती है। तो जियोथर्मल एनर्जी है यूज हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ, कि धरती के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हीट है, और वो हीट जो है जैसे हॉट स्प्रिंग्स या वॉल्केनिक रीजन्स में जो होती हैं, तो उससे हम जियोथर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्लांट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्टिंग। जो हाइड्रो पावर हैं, यानी कि जो बिजली से, जो पानी से बिजली तैयार करते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल्स के आधार पे वो काम करते हैं। तो वो प्रिंसिपल है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी के सोर्सेज के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो वाटरफॉल होता है टरबाइंस पे, तो उससे टरबाइंस मूव करती हैं, तो प्रोड्यूसिंग मैकेनिकल एनर्जी, तो उससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और वही मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं, जैसे बायोमास, विंड, कोल या सोलर। तो नॉन रेन्यूएबल यानी कि वो रिसोर्सेज जो हम एक बार यूज़ करें दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, वो वैनिश हो जाते हैं या एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो कोल जो है एक अकेला ऐसा सोर्सेज है जो नॉन रेन्यूएबल है इस ऑप्शंस में। तो कोल जो है टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि कोयले की फॉर्मेशन के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं, लेकिन कैन नॉट बी रिप्लेनिश क्विकली, लेकिन इसको क्विकली हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जैसा कि आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जो है इस चैनल को ज़रूर करिए, और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि जो अगली जो नोटिफिकेशंस होंगी, जो फर्दर जो वीडियोज़ हैं, वैल्यूएबल वीडियोज़ या आपको जो जितने भी जो टॉपिक्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के, वो भी आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।